वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। अप्रॉक्स 300 क्वेश्चंस हम आज कंप्लीट करेंगे। आई नो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा आज डिफरेंट रहने वाला है और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, उसको ज़रूर देख के जाइएगा और इस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार ज़रूर देखिएगा। 300 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड करे हैं क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत ही कम टाइम बाकी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ कर दिए जाए ताकि आपका जो भी रिवीजन पेंडिंग होगा वो इसी बहाने साइड बाय साइड होता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ और इसमें मैंने बिहार स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स कवर नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी बिहार स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का वीडियो आपको 2 से 3 दिनों में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य थे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इजी लगता है तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो आपके काम का नहीं है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो ये पुराणों को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? ये है 108। ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन सबको देखते चले जाइए। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो ये मनुस्मृति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो ये देव स्मृति है। और प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो ये मनुस्मृति है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो ये पाणिनि ने की थी। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। और भारतीय दर्शनों में शास्त्रों में संख्या कितनी है? तो ये 6 है। और योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये पतंजलि थे। अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, यह कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवारी प्रथा कब लागू की गई थी? तो 1822 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। और 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो ये रीजन था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टक्कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये दीन बंधु मित्र थे। और अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? तो ये वायनाडा जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया वॉइस राय और गवर्नर जनरल एंड गवर्नर का जो मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूंगी वो। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो ये रैयतवारी बंदोबस्त से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो ये 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो ये अवध कॉमर्शियल बैंक था। और अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ जो है ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखा था? तो ये दादा भाई नौरोजी इसके लेखक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1850 ईस्वी में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत जननी की संज्ञा दी जाती है। तो ये कार्ल मार्क्स ने दी है। सॉरी। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये रिश्रा बंगाल में किया गया था। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में अंग्रेजों और भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली अंग्रेजों को? तो ये 1833 में मिली थी। और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया
नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे जवाहरलाल नेहरू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1872 में की गई थी। और किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ये उड़ीसा में पड़ा था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? तो ये 1772 में। और पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1780 में हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी? तो ये कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये जोनाथन डंकन थे। और प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? तो ये अवध राज्य को मिलाया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो ये 1835 में। और भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन थे? स्थापना किसने की थी? तो ये सादत खां बुरहान उन मुल्क ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो ये वारन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो ये बनाया था राजा शिताब राय को। और महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये खड़क सिंह थे। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। और सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। और रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो ये मीर कासिम ने की थी। और बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1799 ईस्वी में हुई थी। और किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये वारन हेस्टिंग्स के समय में की गई थी। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कर्नल स्लीमैन के शासनकाल में हुआ था। कर्नल स्लीमैन के द्वारा हुआ था, सॉरी। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो ये चूड़ामणि, जिनको इस नाम से भी जाना जाता है, चूड़ामन या चूड़ामणि। जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय या विद्वान व्यक्ति कहा जाता था। तो ये सूरजमल को कहा जाता था। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो ये बंदा बहादुर ने बनवाया था। और किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो ये फर्रुखसियर के आदेश पर। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये रंजीत सिंह थे। और रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो ये लाहौर, भारत में। ओके, सॉरी, लाहौर। ओके, लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ पे है, पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी इंडिया में? तो ये पुर्तगालियों ने की थी। और इंटरपोलर्स कौन थे? तो ये अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये अकबर थे। और फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को कब सौंपा था? तो ये 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो ये राल्फ फिच था। और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित की थी? तो ये मसूलीपट्टनम में। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो ये कोचिन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो 1612 ईस्वी में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ये शाह आलम द्वितीय ने। फ्रेंड्स यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा इश्यूज है, उसको आप माइंड मत कीजिएगा, क्वेश्चंस पे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। और नेक्स्ट है, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो ये कार्नेलिस डहस्टमान था। और डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? 1639 में। इंपॉर्टेंट है। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? तो ये 1742 में। और जहांगीर ने इसे किसे खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंग्स को, सर हॉकिंग्स को खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो ये पेरिस की संधि इसका नाम था। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो ये कालीकट के राजा जमूरियन ने किया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ये बाजीराव द्वितीय ने की थी। और किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किस अंग्रेजी सम्राट ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो ये सर थॉमस रो ने की थी। और गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो ये जहांगीर से। और वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो ये पुर्तगाल ने फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। और 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और राज्य हड़प की नीति या राज्य 6 किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए? तो ये झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये याद रख लीजिएगा आप। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोला की संधि कब हुई थी? 1750 में। संगोला संगोली 1750 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? तो ये 1600 ईस्वी में। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1674 में। और पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो ये फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो ये 1761 में। और शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये रायगढ़ में। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो पेशवा बाजीराव टू के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो ये जीजाबाई से प्रभावित थे। और अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थी। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये दादाजी कोंडदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव टू ने। सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो अफजल खां को भेजा था। और मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? तो ये आगरा के जेल में कैद थे। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। और किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? तो ये काशीराज पंडित ने देखा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? तो ये शेरशाह ने प्रारंभ की। और अकबर ने कंठभरणी
कंठभरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो ये तानसेन को दी थी। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ने। और जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये जहांगीर ने कहा था। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो ये समरकंद में। और इसका जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो ये हुआ था फरगना में और 1483 में। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ, सॉरी मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गई। इसके बाद अभी तो हम इसमें आई थिंक 5-6 वीडियोस, आपके 6-7 वीडियोस और आएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है। और उसके बाद मैं हर एक सब्जेक्ट से लाइक हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से अलग, एंशिएंट से अलग एंड मिडिवल से अलग, तो 250 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। सेम उसी तरीके से साइंस का 500 क्वेश्चन हम मिक्स कवर करेंगे। और उसी तरीके से हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स के एटलीस्ट हम स्पीडी के 9 मंथ के करंट अफेयर्स हम रिवाइज करके जाएंगे। और उसके बाद हमें और क्या करना है, हमने 2022 और 2023 का इम्पॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये करंट अफेयर्स एंड बिहार करंट अफेयर्स वापस से मैं स्पीडी बुक से करवाऊँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं। सो ये सारा मेरा प्लान है और इतना मैं आपको एनी हाउ कंप्लीट करवा के रहूँगी। मैंने बहुत पहले कंप्लीट करवा दिया होता, बट मेरी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी, जिसकी वजह से मैं आपको कंप्लीट नहीं करवा पाई। इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ और कंप्लीट करवाना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एग्ज़ाम से पहले 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मैं ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके दूँ। वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ से साइंस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात होता है? तो ये जल के प्रवाह की दर ज्ञात होती है। और चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा? तो ये जस्ट आधा, 12 घंटे का हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 2% हो जाएगा, 2% घट जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अववर्तनांक 4/3 हो जाए तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ये है डायोप्टर। और रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस प्रिंसिपल पर? तो ये रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है और सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो ये 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान, ये स्टैटिक क्वेश्चन में आता है बट यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। और पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में नहीं होता है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखना कूलेंट का काम होता है। और मनुष्य के शरीर में ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस।
दूर दृष्टिकोण से पीड़ित व्यक्ति को क्या उस इफेक्ट पड़ता है, तो निकट की वस्तुएं जो है वो दिखाई नहीं देती है। जस्ट अपोजिट आप इसको याद रख सकते हैं। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस जो है वो उत्तल है वरना अवतल है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो अवतल है और बड़ा दिखाई देता है तो उत्तल है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है ये घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये केवल संवहन पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक क्रिया है प्रतिक्रिया है, तो ये प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो ये हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे यूज की जाती हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, तो ये बृहस्पति के वायुमंडल में। और प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, तो ये ट्रिप्सिन है। तारे टिमटिमाते हैं, तो ये अपवर्तन के कारण। और इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण किया जाता है, लाल रंग का। इस सीरीज के बाद या इस सीरीज के बीच में ही हम बीपीएससी का स्टार्ट करेंगे। और बीपीएससी का इससे पहले भी काफी सारा हमने वीडियोस अपलोड कर रखा है। उसके बावजूद जब तक बीपीएससी नहीं आता है तब तक आपको वीकली 5 to 6 वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। लाइक अगर अकबर से रिलेटेड हम कवर कर रहे हैं तो अकबर से एटलीस्ट 100 क्वेश्चन हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर साइंस में हम अगर मान लो कि जड़त्व का सिद्धांत देख रहे हैं, तो अगर हम जड़त्व का सिद्धांत देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो उस तरीके से कैटेगरी वाइज हम क्वेश्चंस को लेंगे और उसको कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। उसके लिए सफिशिएंट टाइम है और तैयारी भी उसी हिसाब से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से ज्योग्राफी हमने स्टार्ट करा है और टोटल 32 क्वेश्चंस हमने ज्योग्राफी के यहाँ पे कवर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है, तो ये हीराकुंड बांध परियोजना। पीर पांचाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। और निम्नलिखित में से किसे वेनिशिंग ओशन छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, तो ये आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कम आपने इसको देखा होगा। एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है, तो ये श्रीलंका में स्थित है। और भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है, उत्तरी रेलवे जोन। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं, तो ये काकेशायड का। और विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधन शाला जो है ये कहाँ है, तो ये न्यू मैक्सिको में है। टिहरी बांध को किस नदी के से जल प्राप्त होता है, तो ये भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। और निम्नलिखित में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है, तो ये टर्नेडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है, तो ये स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी की। और मानव जाति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है, तो ये नारियल का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो ये सुंदरवन डेल्टा है। और निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ऑब्वियसली सहारा मरुस्थल है। और नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, अमेजन नदी है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज जो है ये किस देश ने तैयार किया था, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो ये इंडिया में तैयार किया गया था। और गुच्ची जो है ये टर्म किस चीज से डिनोट करता है, तो ये मशरूम की प्रजाति है, ये याद रखिएगा, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है, तो ये पतझड़ वन। और बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है।
कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये कपासी वर्षा महासागरीय एवं महाद्वीप कपासी वर्षा। और यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। 11वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो ये डेंसिटी के आधार पर, घनत्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार के पौधे में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो ये घुड़ीन। और गुलाबी कीट किस फसल से संबंधित है? तो कपास फसल से संबंधित है। और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये स्वेस ने किया। और लोएस पठार कहाँ स्थित है? तो ये चाइना में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1884 में किया गया था। और अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो ये सुनामी कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग जो है ये अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, और ये आप याद रखिएगा। और इसका जस्ट अपोजिट जब सूर्य के दूर होता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये अपसौर कहा जाता है। और उपसौर किसको कहते हैं ये आप मुझे बताइए, क्योंकि हमने इसी सीरीज में इसको डिस्कस किया है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो ये 8000 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, मैंने ना एक ज्योग्राफी का वीडियो कवर किया हुआ है, उसमें हैंड रिटन नोट्स मैंने आपसे शेयर किया है, वो वीडियो जरूर देख के जाइएगा। आई एम डैम श्योर कि अगर आपको 10 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के आते हैं तो वहां से आप कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस जो है ना वो आप कवर कर पाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, और ये डेडिकेटेड होगा, फुल्ली फोकस्ड होगा हमारे कृषि क्षेत्र पे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और मार्केट में रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। रबी फसलें कौन कौन सी होती है? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू आदि। आदि मतलब वो अदरक नहीं, ये जस्ट किडिंग। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो ये जून और जुलाई में की जाती है। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती है? तो ये ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो ये मार्च से लेके जुलाई के मध्य। जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी और पशु चारा। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती है? कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट एवं तंबाकू। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है तो चावल का। और देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये नाइट्रोजन। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो ये थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। और किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो ये मुद्रा संकुचन या अपस्फीति के वृद्धि में, ओके, स्थिति में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो ये गेहूं। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये पहला। और मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है? तो ये बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स का उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा। और काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो ये भारत है। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। और कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये ब्राजील। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। और मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहा जाता है? तो ये मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो ये 13.67%।
यहाँ से कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, 29 क्वेश्चंस है, 1 बाय 1 देख लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। हमने टारगेट किया है उपराष्ट्रपति जी को और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो ये उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 ईयर्स। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इनके चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। और इनके चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? तो ये टोटल 20। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो ये श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये राज्यसभा में। और कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 2 बार लगातार रहे। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लास्ट वाला। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये आपसे पूछा जा चुका है कि प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो हमारे उपराष्ट्रपति ही होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है ये उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आज का लास्ट स्लाइड है और 11 क्वेश्चन के अप्रोक्स है, इसमें देख लेते हैं 1 बाय 1। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं? तो ये करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो ये 3 होते हैं। और राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 35 वर्ष है। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं संसद सदस्य। और किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो ये राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। और 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक जरूरी है होना? तो ये 2 बार हर 6 वर्ष के अंतराल पे एटलीस्ट जरूरी है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। और भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों में शक्तियां जो है ये किसमें निहित है? तो ये संसद में निहित है। इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, मैं जो बोल रही हूँ शायद मैं उतना फास्ट ना लिख पाऊँ, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो आपके काम की चीज हो, अदरवाइज जस्ट इग्नोर इट। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि बार बार पूछा जाता है, ये तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का हेड कौन होता है? तो ये भी हमारे राष्ट्रपति ही होते हैं। और थर्ड जो है वो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो ये होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। ओके, अब ये अप्रत्यक्ष मतदान होता है, ये आप याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है किसके किसके चुनाव में भाग लेते हैं? तो संसद व राज्यों के
विधानसभाओं के निर्वाचित यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो ये संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं ये भाग लेते हैं। फिर यहाँ पे देखना है, एक आर्टिकल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है, तो ये आर्टिकल 54 में किया गया है। और एक और याद रख लीजिए, राष्ट्रपति जी को पद की शपथ कौन दिलाता है, उनके पद के लिए शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इम्पीचमेंट के द्वारा पूछा जाए तो आर्टिकल जो इम्पीचमेंट के लिए होता है, तो आर्टिकल 61 के तहत इनका इम्पीचमेंट होता है। और राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही सूचना दी जाती है। और राष्ट्रपति पे महाभियोग जो लगाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो ही आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। और कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाले वीडियोस में वो कमी आपको दोबारा ना दिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए और भी हर जगह से आप प्रिपेयर कीजिए। और मैं एक बुक सजेस्ट करूँगी, रेलवे की स्पीडी बुक। ये आप रोज़ एटलीस्ट अगर 5-6 पेज रिवाइज कर सके तो काफ़ी अच्छा होगा आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।